हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रुति और इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्लास 11th का आपका थीम 9 है। ये इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसका पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, मैं आपको सारी चीज़ें फैक्चुअल बताऊंगी सो दैट एग्जामिनेशन में आपका जो आंसर चाहिए वो आपका काम हो जाएगा। और अपकमिंग टाइम में हम लोग डेफिनेटली इसके मैं आपको डिटेल वीडियोस और बहुत सारा डिस्कशन करके भी हम वीडियोस बनाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वही है। तो देखो, एक आपने पढ़ रखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और एक पढ़ने जा रहे हो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दोनों में फर्क है। ये वाला जो रिवॉल्यूशन है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि सिस्टम से खुश नहीं हैं, वो रिवॉल्ट करते हैं कि नो, हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, हमें चेंज चाहिए। और ये वाला जो रिवॉल्यूशन है, इसमें है मेथड में, ओपिनियन में एक चेंज आना। जो एक चलता आ रहा था कोई चीज, उसमें एक चेंज आना, और वो चेंज बहुत बड़ा होता है। तो दोनों में एक चीज हमें कॉमन नजर आई है। क्या आपने गेस कर लिया? वो दैट इज चेंज आना, बहुत बड़ा चेंज आना। रिवॉल्यूशन का मतलब वही है। अब इस चैप्टर में हम लोग देखें तो हमने पढ़ना है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब ये जो टर्म है, इसको यूज किसने किया? सबसे पहले तो इसको यूज किया यूरोपियन स्कॉलर्स ने। अब यूरोपियन स्कॉलर्स वो कौन हैं? तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये हैं आपके जॉर्ज मिशेलेट, टी साइलेंट रहता है प्रोनाउंसिएशन में, और दूसरे हैं आपके फ्रेडरिच एंजल्स। जो आपके जॉर्ज मिशेलेट थे वो फ्रांस के थे और ये जो हैं ये आपके जर्मनी के हैं। कैसे याद रहेगा? देखो, एफ से शुरू हो रहा है और ये जर्मनी जी से, तो यहां पर अपोजिट कर लो। देखो, जैसे एफ और जी, और वहां पर जॉर्ज मिशेलेट थे वो फ्रांस के, तो जी और एफ, ठीक है, वो समझ में आ गया। इसके बाद एक जो ग्रेट चेंज आता है स्टूडेंट्स, एक ग्रेट चेंज आता है कहां पर? इंडस्ट्री के फील्ड में। इंडस्ट्री के फील्ड में ग्रेट चेंज आता है। अब जहां पर ये हम बात कहाँ की कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स ब्रिटेन की। और आपका ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन क्या है, ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार गूगल खोल के आप एक बार सर्च वगैरह कर लो ब्रिटेन क्या है, अदरवाइज आपको बता दूंगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रिटेन की। और ब्रिटेन में आज से लगभग आप 300 साल पहले चलो या उससे भी पहले, तो हम लोग कोई चीज़ मैन्युफैक्चर एज सच नहीं करते थे। जैसे आज के टाइम पर आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज देखते हैं, आप चिप्स के पैकेट लेकर आते हैं, उनको कोई हाथ से थोड़ी बनाता है, वो तो मशीन में बनते हैं और वो पैक होते हैं मशीन से ही। बहुत कम जो काम होता है उसमें मैनुअली होता है, ठीक है। तो अब ये जो लेवल है, ये लेवल उस टाइम पर नहीं था, लेकिन फिर भी जो हाथ से काम होते थे, जो हैंड से काम होते थे, अब उनको रिप्लेस कर दिया मशीन्स ने। अब वहां पर कौन आ गई? फैक्ट्रीज आ गई। फैक्ट्रीज में मशीन्स आ गई। और ये जो चेंज है, इसको बहुत बड़ा चेंज माना जाता है। वाई? क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, आज के टाइम पर आप देख सकते हो, पूरी की पूरी हमारी सिचुएशन ही बदल रखी है। उस टाइम से हम लोग इतने ज्यादा डेवलप्ड हो चुके हैं, और ये सारा का सारा उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर बेस रहा है, ठीक है। अब जो गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता था, देखो एक तो टाइम ऐसा था कि जब हम लोग ऐसे थे कि बार्टर सिस्टम हम लोग चलाते थे, और आज के टाइम पर इंटरनेशनल मनी में हम लोग एक्सचेंज करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर जो गुड्स थे, उनका प्रोडक्शन पहले हाथों से घर में होता था और अब मशीन्स आ गई थी। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन के साथ किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? इकोनॉमी का। ब्रिटेन में कौन से टाइम पीरियड में? 1780s एंड दी 1850s में। इसी को फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इसको कहा जाता है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वाई फर्स्ट? इसके बाद भी हुआ था क्या? तो हाँ, इसके बाद होता है आपका सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। वो आपके बुक में नहीं है, उसमें आपको केमिकल वगैरह जो नेक्स्ट आपके एक बॉक्स में दिया हुआ है साइड में, तो वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, लेकिन वो ब्रिटेन में नहीं हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका हो गया
जो ये आपका सबसे पहली बार जो यूज हुआ था इंग्लिश में, फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे स्टूडेंट्स आपके एर्नॉल्ड टॉइनबी, ये थे 1852 से 83 तक। इन्होंने डिस्क्राइब करा था कौन कौन से चेंजेस हुए थे ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बिटवीन 1760 से 1820 के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद जो टेक्निक्स थी स्टूडेंट्स, मतलब जो टेक्निक्स थी, जिस तरीके से काम होता था और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन था, वो किस तरीके से लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में किस तरीके से चेंज हुआ, कौन कौन से डेवलपमेंट आए। कुल मिलाकर आपका ब्रिटेन में हुआ और हाथ से जो काम होता था वो चेंज होकर फैक्ट्रीज में होगा, मशीन से होगा और बहुत बड़े लेवल पर होगा। ठीक है, मैं भी आपको थोड़ा सा नोट से ही देखकर बता रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कॉजेस की, तो कॉजेस में स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते, देखो आपको एक बहुत अच्छी टिप है यहाँ पर, आपको ये पता भी होगा कि कॉजेस कभी भी लिखने को आए, कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ हो, अगर वो पर्टिकुलर पीपल के कंटेक्स्ट में आए ऐसी चीज में, तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इतना आप लिखते हो ना, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इससे ना बहुत सारी चीज़ें आपको आंसर आपके मार्क्स मिल जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इकोनॉमी की, तो क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ था स्टूडेंट्स, है ना, ब्रिटेन में 1780s। अब ब्रिटेन की मैं जब बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आप देख लो, आप एक बार सर्च कर लेना, यहाँ पर जैसे आप मैप पर आओगे तो बिल्कुल यूरोप में वेस्ट में आपका फ्रांस जो है और यहाँ पर आपका स्पेन है, इसके ऊपर आपका यहाँ पर इंग्लैंड है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा बना रही हूँ आपको दिखे, इंग्लैंड है और यहाँ पर वेल्स है, यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है और यहाँ पर स्कॉटलैंड है। और इन्हीं के ग्रुप को क्या कहा, इसी पूरे को क्या कहा जाता है, ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, अब आखिर इसके कॉजेस क्या हैं, हम डिस्कस कर रहे थे। तो इकोनॉमिक कॉजेस की बात करें स्टूडेंट्स, तो इकोनॉमिक ग्रोथ थी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ थी 1780s से 1820 के बीच में, कॉटन और आयरन इंडस्ट्रीज में। कॉटन, देखो ये काम पहले भी होते थे लेकिन छोटे लेवल पर होते थे, फैक्ट्रीज, मशीन्स नहीं थी, मैनुअली ज्यादा होते थे। इसके बाद इसमें आपका ग्रोथ हुआ, फिर कोल माइनिंग में आपका ग्रोथ हुआ, रोड्स एंड कनाल्स एंड फॉरेन ट्रेड में आपका ग्रोथ हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी स्केल में नहीं लेकिन फिर भी होता था। और ये हम लोग 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो इतने भी पीछे नहीं है। ठीक है, दूसरे हम बात करें अगर पॉलिटिकल कंसिक्वेंस, पॉलिटिकल कॉजेस की, तो पहला आपका आता है कि ये जो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हुए हैं स्टूडेंट्स ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ये आपके जॉर्ज 3 जब ये रूलर थे वहां पर, तब ये सारे काम हुए। तो अब अगर आता है पॉलिटिकल कॉजेस में तो आप पॉलिटिकल में ये लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ब्रिटेन ही क्यों, आखिर क्या कारण है। एक और कॉज आपका बच गया है विच इज ज्योग्राफिकल, आई विल टेल यू, लेकिन ब्रिटेन ही क्यों, क्या कारण है, ब्रिटेन ही क्यों हुआ ऐसा। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कि ब्रिटेन जो था उसके अंदर ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, धीरे धीरे ऐसे डेवलपमेंट हुए कि वो उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की ओर लेकर गए। और अच्छे से बात करें तो जो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, जॉर्ज 3 थे वहां पर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। ऐसा नहीं था कि चलो उधर हमला कर दें, चलो उधर, ऐसा नहीं। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। इंग्लैंड था, वेल्स थे और स्कॉटलैंड, तो ये 3 अलग अलग थे लेकिन ये तीनों साथ में थे। ठीक है, इस वजह से भी वहां पर थोड़ी स्टेबिलिटी थी, एक मोनार्की के अंडर में। इसके बाद जो किंगडम था, अब पूरे किंगडम में सिमिलर लॉज थे, सिमिलर, आप मान देखो स्टूडेंट, जब आपकी टेरिटरी बड़ी होती है ना तो उससे कुछ एडवांटेजेस होते हैं। अब वहां पर कॉमन लॉज थे, यानी कि अब वो लोग जो थे, अब लोग ज्यादा हैं और कॉमन लॉज हैं, अब ऐसा नहीं है कि वो लोग बढ़ गए। इसके बाद सिंगल करेंसी थी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा आपका मार्केट था, ये सारा आप नोट करते जाना। ठीक है, इसके अलावा आपका एक मार्केट था और ये मार्केट जो था ये ऐसे बटा हुआ नहीं था,
कि बहुत सारी लोकल अथॉरिटीज आकर कि नहीं नहीं हमारी मोनोपोली, ऐसा बटा हुआ नहीं था, मार्केट जो था वहां पर ठीक था। अब इंग्लैंड जो था स्टूडेंट्स, उसके पास बहुत सारा मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट था उसके अंडर में। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल, आप देखेंगे कि उस समय पर उसकी बहुत सारी कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, और इस वजह से इसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है इस कारणों से। अब थोड़ा और बात करें तो ब्रिटेन की अगर हम टाउन्स की बात करें तो 18th सेंचुरी में बहुत सारे जो टाउन्स थे स्टूडेंट्स यूरोप के, वो ग्रो कर रहे थे, एरिया में भी ग्रो कर रहे थे एंड साथ ही साथ में पॉपुलेशन में भी ग्रो कर रहे थे। जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट होगी, लोगों को खाने पीने को मिलेगा, है ना, फेमाइन नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है लोग वहां पर जिएंगे, पॉपुलेशन वहां पर इंक्रीज होगी। यूरोपियन सिटीज की जो स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन वो 1750 से 1800 के बीच में डबल हो गई। डबल हो गई, आप समझ रहे हो ना कि कितनी ज्यादा वहां पर जो डेवलपमेंट हुई। और जो लार्जेस्ट उस पूरे सिटीज में जो सबसे लार्जेस्ट था वो था लंदन, ठीक है। और ये जो लंदन है स्टूडेंट्स, ये हब ऑफ द कंट्रीज मार्केट्स का ये काम करता था। क्यों हब की तरह काम करता था? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि इसका एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस था, बहुत सारे काम का ये सेंटर भी था इस वजह से। अब अगर हम बात करें अगला फाइनेंस का, तो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, ये आप याद रखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो आपका कब आया था? फाउंडेड इन 1694। अब बैंक आ जाने की वजह से ये होता है कि चलो वहां पर जो करेंसी है, जो मनी है, वो वहां पर वो जाता है कि आपको मिल सकता है लोन वगैरह, और अगर बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो एक मनी का वहां पर स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोल एंड आयरन की, तो कोल एंड आयरन जो थे वो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं, आज भी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं। और अब्राहम डार्बी, इनका नाम आप याद रखेंगे, अब्राहम डार्बी, इन्होंने ब्लास्ट फर्नेस जो है इन्वेंट करा था 1709 में। इसका काम होता है स्टूडेंट्स कि अगर लोहे वगैरह को, रॉ मटेरियल को पिघलाने वगैरह के लिए। और ये जो वर्ल्ड का जो सबसे पहला आयरन ब्रिज था वो इसी टाइम पर बनाया गया था। थोड़ी और डिटेल्स हैं इसमें, आप बुक को एक बार रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन भी इसका एक कारण है। तो 18th सेंचुरी में स्टूडेंट्स बहुत सारा इकोनॉमिक चेंज आ रहा था यूरोप में, और इस इकोनॉमिक चेंज में इसको कहा गया कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन था। क्योंकि यहां पर हम देखेंगे कि जो बिगर लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या करा कि स्मॉल फार्म्स को अपने प्रॉपर्टीज के क्लोज ले आए। जो विलेज कॉमन लैंड्स थे उनको भी, जैसे अपनी प्रॉपर्टी है तो जो स्मॉल, उनको भी अपने क्लोज ले आए, और जो कॉमन लैंड है उसको भी अपने अंडर में कर लिया। और इस वजह से क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ लेकिन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ, ये हुआ। इसके बाद ये आपका खत्म होता है। अब अगर हम ज्योग्राफिकल कारण की बात करें तो ज्योग्राफिकल कारण में आपका आता है कि 17th सेंचुरी में वेल्स हो गए स्टूडेंट्स, आपके वेल्स, स्कॉटलैंड, ये यूनिफाइड थे। लंदन जो था वो लार्जेस्ट सिटी था और ग्लोबल ट्रेड में भी था लंदन। इसके बाद इंग्लैंड जो है स्टूडेंट्स, उसकी बहुत सारी कॉलोनीज थी। अब इन कॉलोनीज से उसको फायदा भी बहुत होता था, एशिया, अफ्रीका और जगहों पर, और रॉ मटेरियल्स में भी उसको हेल्प मिलती थी। ये आपको पता होगा कि हमारे देश में पहले कॉटन जो था, बहुत सारा कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट होता था, जाता था ब्रिटेन, और वहां पर जाकर के ये कपड़े यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते थे, और जो फिर जो पूरा फिनिश्ड गुड्स हैं वो हमारी कंट्री में आते थे और हम लोग उनको खरीदते थे। तो आप देख सकते हो कि हम लोग इन लोगों के लिए, जो ये पर्टिकुलर ये जो ट्रेड के मकसद से आए थे, इनके लिए हम क्या हैं, एक यहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिल जाएगा, और कितना उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करा। सो बहुत ही गलत बात है और नहीं होना चाहिए ऐसा। और 18th सेंचुरी में स्टूडेंट्स, बाय द 18th सेंचुरी जो ग्लोबल ट्रेड है वो मेडिटेरेनियन पोर्ट्स, यानी जो इटली हो गए, फ्रांस हो गए,
उनसे अब एटलांटिक पोर्ट्स पर आ गए थे। कहां पर? हॉलैंड और ब्रिटेन में। ये आप याद रखेंगे, हॉलैंड और ब्रिटेन में आ गए थे, ये एक मेजर डेवलपमेंट था। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट कंसिक्वेंसेस। ये आपका काफ़ी लंबा टॉपिक जाएगा ये वाला, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स की, ठीक है, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है स्टूडेंट्स की, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसकी बढ़ने की वजह से या फिर उसमें डेवलपमेंट होने की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, अब मशीन्स का इन्वेंशन होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन्वेंशन होता है मशीन्स का, क्योंकि बिना इन्वेंशन के, बिना मशीन्स के काय का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो अब इन मशीन्स, ये बेनिफिट है स्टूडेंट्स, ये बेनिफिट है, ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है कॉटन इंडस्ट्री में। कैसे, कौन कौन से यहाँ पर आई? तो सबसे पहली बात है, यहाँ पर बात आती है फ्लाइंग शटल की। और फ्लाइंग शटल ये आप याद रखेंगे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फ्लाइंग शटल लूम इन्वेंटेड बाय, किसने इसको इन्वेंट करा? जॉन के। ये आप याद रखेंगे, फ्लाइंग शटल लूम को किसने इन्वेंट करा? जॉन के ने। कब करा? तो 1733 में करा। और ये इसके आने के बाद जो इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन था वो और ज़्यादा मतलब रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, इस फ्लाइंग शटल लूम ने, इन्वेंटेड बाय जॉन के। कब किया था? तो 1733 में किया था। कुछ ऐसा बनाया उन्होंने, आप गूगल पे सर्च करना कि फ्लाइंग शटल लूम कैसा दिखता था। उसके बाद स्पिनिंग जेनी, दूसरा इन्वेंशन आपका आता है। स्पिनिंग जेनी स्पिन के लिए ये आती है, और ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपका वाटर फ्रेम इन्वेंशन होता है। अगर आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट में लिखने को आता है तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। इसके बाद द म्यूल। स्टूडेंट्स देखिए, हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आप कितना उसको कनेक्ट कर पाते हैं, कितना उसको समझ पाते हैं, कितना उसको दिमाग में रख पाते हैं, वो उसी का सारा खेल है। इसके बाद है आपका पावर लूम। तो इन सब की डेवलपमेंट होती है। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में स्टूडेंट्स, अब कब कौन कौन सी चीज़ को लाया गया, तो वो भी मैं आपको बता दूं। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लाइंग शटल लूम को 1733 में, स्पिनिंग जेनी को 1765 में आई थी स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका वाटर फ्रेम और स्टीम इंजन जो है वो 1769 में। ठीक है, तो 1733 और 1765, 1769 फ्लाइंग शटल लूम, स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम और स्टीम इंजन डेवलप्ड। इसके बाद म्यूल इन्वेंटेड। म्यूल ने क्या इन्वेंट करा? 1779 में। और पावर लूम इन्वेंटेड इन 1787। तो म्यूल आपका 1779 में इन्वेंट हुआ एंड पावर लूम इन्वेंटेड इन 1787। अब अगर हम बात करें, दूसरा आपका जो बेनिफिट आता है, जो उसका जो इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो आता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। कि जो प्रोडक्शन होती थी स्टूडेंट्स, उसमें इंक्रीज हुआ। पहले इतने ही आइटम में से प्रोड्यूस होती थी, तो अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आइटम प्रोड्यूस होने लगी। ठीक है, ये आप एक्सप्लेन कर लेना पॉजिटिव में। तीसरी बात आती है आपकी रेलवेज और कनाल्स का इंट्रोडक्शन। यू ऑल नो स्टूडेंट्स कि अगर आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में, इन सब में ट्रांसपोर्ट एंड ग्लोबलाइजेशन में आप देख लो, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इफ़ कहीं पर कनेक्शन करना है, एंड कनेक्शन आप कैसे कर सकते हो? या तो ट्रांसपोर्ट से कर सकते हो, या तो कम्युनिकेशन से कर सकते हो। अब इस ट्रांसपोर्ट के लिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ तो भाई जीते जागते सामान की बात हो रही है ना, तो उसका कम्युनिकेशन कैसे करोगे? तो उसका तो ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो रेलवेज और कनाल्स है स्टूडेंट्स। अब रेलवेज ने किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो सेकेंड स्टेज पर लेके चले गए स्टूडेंट, सेकेंड स्टेज पर लेके चले गए। तो रेलवेज ने बहुत ग्रेट रोल प्ले करा। इसके बाद अब कौन कौन से यहाँ पर काम आते हैं, कौन कौन से किस किस ने क्या क्या बनाया? तो थॉमस सेवरी ने स्टूडेंट्स, इन्होंने एक मॉडल स्टीम इंजन बनाया। थॉमस सेवरी ने आपका मॉडल स्टीम इंजन बनाया। ये इनका जो स्टीम इंजन था वो मॉडल था। ठीक है, मॉडल स्टीम इंजन बनाया। और इंजन दी माइनर्स फ्रेंड, इसे क्या का नाम दिया गया? माइनर्स फ्रेंड इन 1698। तो थॉमस सेवरी ने
एक मॉडल स्टीम इंजन बनाया माइनस फ्रेंड, उसको बनाया कब? 1698 में। दूसरा स्टीम इंजन कब आया स्टूडेंट्स? दूसरा स्टीम इंजन आया आपका 1712 में। वो 1698, ये 1712। इसको किसने बनाया? थॉमस न्यू कॉमन। जैसे वो थे आपके थॉमस सेवरी, अब उसको आप याद रखो, माइनर के फ्रेंड है, तो वो सेवरी आप नाम याद कर लेना, और ये न्यू हैं आप यहाँ पर, तो इसलिए आप 1712 में अब नए आते हैं। अब इन्होंने जो स्टीम इंजन बनाया, इनका जो स्टीम इंजन था वो सिर्फ कोल माइंस तक ही यूज होता था। कहाँ तक यूज होता था? कोल माइंस में यूज होता था। अंटिल कब तक? जब जेम्स वॉट ने उन्होंने एक परफेक्ट स्टीम इंजन नहीं बना लिया। तो परफेक्ट स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने बनाया इन 1769। ये आप याद रखेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव्स में। तो 1769 में। और जेम्स ब्राइनली ने स्टूडेंट्स फर्स्ट इंग्लिश कनाल बनाया, और ये कब बनाया? फर्स्ट इंग्लिश कनाल किसने बनाया? तो जेम्स ब्राइनली ने। कब बनाया? तो 1761 में बनाया। और इसके बाद आता है स्टूडेंट्स कनाल मेनिया। मतलब वो ऐसा टाइम आता है कि जब आपका कनाल से इतना ट्रेड होता था, बहुत ज़्यादा, तो कनाल मेनिया इसको कहा गया है। ये कब से कब तक रहा है? 1788 से 1796 तक। ये टाइम पीरियड आप याद रखोगे, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या है आपका, कि जो फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव है स्टूडेंट्स, स्टेफेंसन्स रॉकेट, वो 1814 में आया। फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव स्टेफेंसन रॉकेट, ये आपका आया 1814 में, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद रिचर्ड ट्रेविथिक ने स्टूडेंट्स, इन्होंने एक इंजन बनाया, द पफिंग डेविल। कब बनाया? तो 1801 में बनाया। और एक लोकोमोटिव द ब्लचर इन 1814 में। इसके बाद स्टूडेंट जो फर्स्ट रेलवे लाइन है वो कब से कहां तक कहां गई? तो स्टॉकटन से गई डार्लिंगटन तक, ये आप याद कर लेंगे। स्टॉकटन से गई डार्लिंगटन तक। इसके बाद जो अब रेलवे का भी टाइम आता है कनाल्स के बाद, तो रेलवे ने जो पोजीशन ली कि आज तक रेलवे तुम देख सकते हो, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। सो लिटिल रेलवे मेनिया आता है। लिटिल रेलवे मतलब लिटिल था, इसको लिटिल कहा गया है। कब से कब तक स्टूडेंट्स? सो 1833 से लेकर के 1837 तक। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका बिगर रेलवे मेनिया जिसको कहा जाता है, वो आपका आता है 1844 से लेकर के 1847 तक, ठीक है, 1844 से 1847 तक। इसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, सो 1830s में जो कनाल्स का स्टूडेंट्स यूज हो रहा था उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। क्या प्रॉब्लम्स आई? कि जो वेसल्स थे स्टूडेंट्स, उनके कंजेशन की वजह से मूवमेंट स्लो हो जाता था। कभी कभी मान लो कि अब जा रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पर आ गए हैं, तो मूवमेंट स्लो हो जाता था उस वजह से। इसके बाद अगर कभी फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो ये सीजनल हो जाते थे कनाल आपके, सीजनल हो जाते थे कि आपको एक ऐसा नहीं है कि आप थ्रू आउट द ईयर आप उससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, कुछ एक इसके लिमिटेशंस हैं। अब रेलवे जो है स्टूडेंट्स इसके सामने एक कन्वीनियंट अल्टरनेटिव बनकर आए कि ठीक है, ये जो कनाल्स हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, डेफिनेटली ये रेलवे से हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1830 से लेकर के 1850 के बीच में स्टूडेंट्स ब्रिटेन में 6000 माइल्स जो है आपका 6000 माइल्स इतना आपका रेलवे डाला गया, इतना रेलवे लाइन जो है ओपन हुआ। और लिटिल रेलवे मेनिया में स्टूडेंट्स जो आपका 1833 से 37 के बीच में 1400 माइल्स रेलवे लाइन को बिल्ड किया गया।
और बिगर रेलवे मेनिया में स्टूडेंट्स 1844 से 47 के बीच में आपका 9,500 आपका बिल्ड किया गया माइल्स। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद अगर अब और भी चीज़ें अगर हम देखें तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका चेंज्ड लाइफ। लोगों की ज़िंदगी चेंज हुई। जाहिर सी बात है, जब आप इतना बड़ा डेवलपमेंट करोगे तो लोगों की ज़िंदगी तो चेंज होगी। अब किसकी ज़िंदगी पॉजिटिवली चेंज हुई और किसकी ज़िंदगी नेगेटिवली चेंज हुई, वो देखने वाली बात है। तो सबसे पहली बात है स्टूडेंट्स प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट वाले तो खुश हो गए। क्या प्रॉफिट हुआ कि जो रिच इंडिविजुअल्स थे स्टूडेंट्स, जिन्होंने रिस्क लिया और रिस्क लेकर क्या करा, मनी को इन्वेस्ट करा। रिस्क लेकर उन्होंने मनी को इन्वेस्ट करा, जिस वजह से क्या हो गया कि उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर ये इंडस्ट्री चल जाती है, ये सब काम हो जाता है, तो उनका जो मनी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा उनका मनी, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस में जितना रिस्क है स्टूडेंट्स उतना ही प्रॉफिट है। अगर काम कर गया तो आप ऊंचाइयों को छू लेंगे कुछ ही समय में। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा और ऐसा हुआ भी, और इस वजह से वेल्थ जो है वो अब लोगों के पास आने लगी, गुड्स के फॉर्म में, इनकम्स के फॉर्म में, सर्विसेज के फॉर्म में, नॉलेज के फॉर्म में, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी के फॉर्म में, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी चीज़ हुई वो हुआ आपका ह्यूज पॉपुलेशन। आप पॉपुलेशन स्टूडेंट्स इंक्रीज होने लगी। दूसरा आपका पॉइंट जो है ह्यूज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन आपकी बढ़ने लगी। पॉपुलेशन बढ़ने लगी इसका मतलब ये है कि इनकम बढ़ने लगी। अब लोग थोड़े खुश थे कि चलो ठीक है, अब ज़िंदगी को अच्छे से जिया जा सकता है। तो पॉपुलेशन मतलब कि अगर आप देखेंगे कि 1750 से 1850 के बीच में 50,000 जो पॉपुलेशन है बढ़ गई 29 स्टेट्स में, मतलब 29 सिटीज़ में, सॉरी स्टेट्स में नहीं। और ये जो ग्रोथ था स्टूडेंट्स वो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से हुआ। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, उससे ज़्यादा लोगों को। और ये भी नहीं, इतने ही लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, बहुत कम स्टूडेंट्स लोगों को प्रॉफिट होता है, बाकी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो दब के रह जाते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। जो अर्बन एरियाज़ हैं, अगर मैं आपको हम लोग वो डिस्कस ना करें और एकदम जनरल में डिस्कस करें, तो कोई भी बड़ा काम हो रहा है उसमें जो वर्कर्स होते हैं उनकी हालत बड़ी दयनीय होती है स्टूडेंट्स की। जो सैनिटेशन की हालत है, अगर आप देखेंगे बस्तियों में लोग एकदम पूरे कंजस्टेड होकर रह रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी जगहों पर, तो वो चीज़ यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती है। तो नेगेटिव इफेक्ट्स में आपका सबसे पहले यही आ जाता है कंडीशन ऑफ वर्कर की कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी। आप बताएंगे इसमें कि जो फैमिलीज थी वो टूटी। कैसी टूटी? क्योंकि लोग जो है अब रूरल एरिया में रहते थे, नहीं है भाई अर्बन एरियाज में इंडस्ट्री खुल रही है, वहाँ पर काम है, लेट अस गो, फैमिलीज टूटी। न्यू एड्रेसेस बनने लगे। सिटीज़ जो थी स्टूडेंट्स वो उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी, क्योंकि आप देखें कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं। कंडीशंस जो थी वर्कर्स की वो भी मिजरेबल थी, और वो विक्टिम्स हो गए स्टूडेंट्स रेस्टलेसनेस, एपिडेमिक्स एंड डिजीजेस के। मतलब विक्टिम्स हुए तो वही लोग हुए। इसके बाद अगर हम बात करें वुमेन और चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट की, ये भी थी स्टूडेंट्स, क्योंकि वहाँ पर ऐसा था ना कि आप देखें कि ये रिवोल्यूशन है, बहुत तेज़ी से होना चाहिए। तो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था स्टूडेंट्स की, यहाँ पर चिल्ड्रन और वुमेन भी वर्क करते थे, और जो अर्निंग थी वुमेन और चिल्ड्रन की वो बहुत कम थी एज कंपेयर टू मैन। आज के टाइम पर आप देखेंगे कि इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क है, कि अगर इतना काम इसने किया है और सेम काम इसने किया है, दोनों का काम अगर बराबर है तो आप दोनों को वेज भी बराबर दो ना। तो ये चीज़ वहाँ पर नहीं था। वो मानते थे कि चाइल्ड लेबर, अब जो फैक्ट्री मैनेजर्स हैं वो मानते थे कि चाइल्ड लेबर तो काफ़ी ज़रूरी है, चाइल्ड लेबर होगा तभी ये फैक्ट्री जो फ्यूचर में जाकर के ये और अच्छे से चाइल्ड में इनका ट्रेनिंग हो रहा है, इनकी ट्रेनिंग हो रही है, और ट्रेनिंग के बाद फ्यूचर में ये और अच्छे वर्कर्स बन पाएंगे। ये ह्यूमनली कितना गलत है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो अब नेक्स्ट आपके होने लगे प्रोटेस्ट मूवमेंट। सो जाहिर सी बात है कि
लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें से कुछ लोग तो निकल कर आएंगे कि ये सही नहीं हो रहा है, तो प्रोटेस्ट मूवमेंट आपके होने शुरू हुए। और मीनिंग ये है स्टूडेंट्स की प्रॉस्पेरिटी आई लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रॉस्पेरिटी आई, लेकिन कुछ ही लोगों के लिए आई। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए वो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हुए। और इनिशियल स्टेजेस में स्टूडेंट्स पुअर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस जो थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। वुमेन की आप देखेंगे, चिल्ड्रन के देखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। इसके बाद प्रोटेस्ट होने लगे, इस कारणवश प्रोटेस्ट होने लगे, जिस वजह से गवर्नमेंट को लॉज लाने पड़े कि आपको कुछ इनको लॉज बनाने पड़े जिससे वो वर्कर्स के कंडीशंस को रेगुलेट कर सकें। अब ऐसे ही एक प्रोटेस्ट का नाम है स्टूडेंट्स लुडिज्म। और ये जो था स्टूडेंट्स, ये 1811 से 17 के बीच यहाँ पर हुआ। और वर्कर्स के जो वर्कर्स को जिस तरीके से अफेक्ट किया न्यू मशीन्स ने, इसके लिए ये आपका प्रोटेस्ट था। और इसको लीड किसने किया था? जनरल नेड लुड इनका नाम था, इन्होंने इसको लीड किया था। और जो इसके पार्टिसिपेंट्स थे स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे लोग जुड़े थे, अब सब अपने अपने लिए जुड़े थे। तो वो मिनिमम जो मिनिमम वेज होना चाहिए, मिनिमम वेज का मतलब ये है कि इतना वेज तो मिलना ही चाहिए। आप कितना भी वो कर लो, बार्गेनिंग कर लो कि नहीं भैया इतना नहीं, देखिए मिनिमम वेज तो होना चाहिए कि इससे कम किसी को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो वुमेन और चिल्ड्रन का लेबर है उस पर कंट्रोल होना चाहिए कि उनमें कुछ बैन लगाया जाए। आप 10 साल के बच्चे को आप माइंड में जाके आप खड़ा कर रहे हो, उससे काम करा रहे हो, दैट इज़ गलत है वो इसके लिए। और इसके बाद जिन्होंने मशीन्स की वजह से जिन्होंने अपनी जॉब्स को खो दी है, उनके लिए जॉब्स के लिए ये था। तो ये लुडिज्म का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, ठीक है। और ट्रेड यूनियंस बनाने के लिए राइट कि हम भी ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं ताकि वो लोग भी अपने डिमांड को लीगली प्रेजेंट कर सकें। अब इसकी रिजल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? रिजल्ट ये होता है कि गवर्नमेंट ने लॉज पास किए और इनका जो प्रोटेस्ट करने का वो है राइट है उसको डिनाई करा, और 2 कॉम्बिनेशन एक्ट्स पास किया कॉर्न लॉज को सपोर्ट करते हुए। इसके बाद अगर हम बात करें रिफॉर्म लॉज की, सो रिफॉर्म तो होने ही थे, तो रिफॉर्म लॉज आते हैं स्टूडेंट्स। सो 1819 में स्टूडेंट्स लॉज पास होते हैं जिसमें चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को अंडर द एज ऑफ 9 उसको प्रोहिबिट करा जाता है कि 9 से अगर बच्चे की एज कम है तो उसे फैक्ट्रीज में नहीं आना है। और जिनकी एज जो है 9 और 16 के बीच में है, जिनकी 9 से 16 के बीच में है, उनको सिर्फ 12 आवर्स अ डे ही काम करना है। ये सोचो आप कि एक बच्चा जो 9 से 16 ईयर्स की एज के बीच का है, उस बच्चे से आप कह रहे हैं कि वो 12 घंटे काम करे फैक्ट्रीज में। ये कितनी गलत बात है। इसके बाद जो माइंस एंड कॉलोरीज एक्ट आया था स्टूडेंट्स आपका 1842 का, इसने चिल्ड्रन को बैन करा जो 10 से एज कम है, और वुमेन को कि वो अंडरग्राउंड काम नहीं करेंगे। इसके बाद आपका एक और आता है 10 आवर्स बिल, वो 1847 में इंट्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स। मतलब वो पूरी लड़ाई के वो 30 सालों बाद लगभग। और इसमें क्या हुआ कि वर्क फॉर वुमेन और यंग पीपल के लिए आवर्स को लिमिटेड कर दिया कि ठीक है आपको इतने घंटे ही काम करना है। आज भी देखेंगे अगर आप आपके आसपास वर्कर्स काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह पर, तो उनकी भी एक लिमिट होती है कि वो 9 बजे आएंगे और 5:30 बजे तक चले जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये जो लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है वो नहीं होना चाहिए, और वर्कर्स को अपने राइट्स के लिए थोड़ा बहुत जानकार होना चाहिए ताकि उन्हें कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए। इसके बाद वुमेन और यंग मैन का उन्होंने वो करा, और एक 10 आवर डे फॉर मेल वर्कर्स कि ठीक है आप 10 आवर डे काम करेंगे मेल वर्कर्स। तो धीरे धीरे कंडीशन में सुधार आ रहा है, वरना तो ये लोग तो 12 घंटे बच्चे से ही काम करा रहे थे। इसके बाद फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट आता है स्टूडेंट्स। फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट आता है, ये कब आता है? 1847 में। और इसने चिल्ड्रन और वुमेन को काम करने से मना कर दिया कि ये 10 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी में इंग्लैंड ने एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को फेस करा, और ये मैंने आपको बताया था।
अब लास्ट है आपका स्टूडेंट्स टॉपिक, और वो है आपका द डिबेट। काय पर डिबेट है वो हम देखते हैं, मतलब किस चीज पर डिबेट है। द डिबेट। सो स्टूडेंट्स 1970s तक जो हिस्टोरियंस थे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को कैसा मानते थे कि जो चेंज हुआ है बेसिकली 1780 से 1820s के बीच में जो चेंज हुआ है उसे माना जाता है कि ये अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। लेकिन अब कुछ इस पे तर्क भी दिए जाते हैं कि जो चेंजेस हुए थे वो बहुत ग्रेजुअल थे, और इतने ग्रेजुअल चेंजेस को आप रिवॉल्यूशन का नाम नहीं दे सकते, है ना। और ये भी कहा जाता है, अब इसके ऊपर और क्या आपके क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या इसके आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। एक और आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो न्यू लेवल्स में हुए हैं, और पहले से ही वो उनके जो प्रोसेसेस हैं वो पहले से एग्जिस्ट करते थे, बस वो थोड़े नए लेवल पर गए। आप इसको रिवॉल्यूशन नहीं कह सकते। इसके बाद इंग्लैंड जो था वो रीजनल मैनर पर चेंज हुआ था। लंदन के आसपास मैनचेस्टर, बर्मिंगम, न्यू कैसल, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी। और लेकिन ऐसा नहीं था कि थ्रू आउट द कंट्री, पर्टिकुलर सिटीज़ में हुआ था जो हमने सिटीज़ के नाम लिए, लेकिन थ्रू आउट द कंट्री नहीं हुआ था। इसके बाद आता है कि जो इकोनॉमिक चेंज का जो इंडिकेटर्स हैं वो 1815 और 1820 के पहले और बाद में जो दिखाते हैं वो ये है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इसके बाद देखा गया है, इसके पहले नहीं। और इसके बाद जो आपका इंडस्ट्रियल जो वर्ड है वो रिवॉल्यूशन के साथ यूज़ करना ये लिमिटेड है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स वो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल स्फीयर से भी आगे हुआ था, सोसाइटी में हुआ था, और 2 क्लासेस को यहाँ पर प्रोमिनेंस मिला था, ठीक है, लेबरर्स और आपके जो रिच मैन थे। सो टाउन्स और कंट्री साइड में, सो ये आपका ये था। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और होपफुली आपको समझ में आया है। मैंने कोशिश करा है कि जो भी आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कॉजेस हो गए, कंसिक्वेंसेस हो गए, डिबेट क्या थी, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या है, ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, कॉजेस क्या हैं, तो आप देखेंगे कि हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें इस बुक से कवर कर ली हैं। और अगर क्वेश्चन आता है तो कौन कौन से इन्वेंशन हुए वो भी आपको बता दिया गया है, तो आप आंसर लिख लेंगे, ठीक है। जस्ट यू नीड टू रिवाइज और अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कॉजेस बताइए तो आप कॉजेस बताएंगे। और बार बार देखो, रिवीजन जो होता है ना वो की होता है। अगर आप बार बार रिवाइज करोगे चीज़ों को, बार बार मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में 10 बार कर रहे हो, नो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जैसे आपने एक वीक में कर लिया, मंथली कर लिया, इस तरीके से अगर आप रिवाइज करते रहते हो और एग्जामिनेशन से पहले कर लिया तो आपका काम बन जाएगा और ये चैप्टर आपका हो जाएगा। जस्ट यू नीड टू रिवाइज और बुक को एक बार रीड कर लेना, ये चैप्टर आपका खत्म है। थैंक यू सो मच। थोड़े बहुत अगर आप इमेजेस देख सको गूगल से तो आप देख लेना, और ठीक है, थैंक यू सो मच।